हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 10 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने पुरानी वाली शीट को कंप्लीट कर लिया होगा और उसके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होता होगा वो आप कर चुके होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पहले आपके पास प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस रहते हैं, इसके आंसर आप हमें दे देंगे और इसके बाद पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम आता है आपके पास अपॉइंटमेंट, और उसके बाद पर्सन्स एंड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में और इसके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होगा उसके बारे में भी ऐड करना यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है जो अपॉइंटमेंट कमेटी है किसकी बेटा, कैबिनेट की। आप सबको पता है कुछ अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट जो है वो एक कंपनीज के अंदर हो जाती हैं और कुछ अपॉइंटमेंट ऐसी होती हैं जिन्हें कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो गौर करने वाली बात है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने रीअपॉइंट कराए। गौर करना, ये अपॉइंटमेंट फुल फ्लेज नहीं है, ये कैसी अपॉइंटमेंट है अपने पास, रीअपॉइंटमेंट कराए। किसको, जस्टिस अशोक भूषण को, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। और याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं एज ए चेयरमैन ऑफ, और एज ए चेयरमैन ऑफ कहाँ के रहे हैं, ये एनक्लैट के। ठीक है, तो एनक्लैट का फुल फॉर्म क्या जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल। अब पहले एक बात को समझते हैं, बेसिक समझते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी है बेटा, इस बॉडी को हम क्वासी जुडिशियल भी कह सकते हैं। कैसे कहते हैं बॉडी को, क्वासी जुडिशियल। याद करिए, ये टर्म हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर भी कवर करते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है आधी अधूरी जुडिशरी की तरह काम करने वाली बॉडी, उसे हम क्या कह देते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। अगर मैं बात करूं ये एनक्लैट कब बना था, तो आप याद रखेंगे एक कंपनीज एक्ट आया था। गौर करना, कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, उसके अंदर इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। अब पहला क्वेश्चन रहेगा कि इसका मेन काम क्या होता है बेटा, तो गौर करेंगे ये भारत सरकार ने बनाया था, एक लॉ ट्रिब्यूनल है ये। जैसे गौर करो, हमने सुना हुआ है एक होता है अपने पास ग्रीन ट्रिब्यूनल। याद करो, ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या काम करता है, वो करता है कि अगर मान लो हम कहीं पे भी नियर बाय एरिया फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं या कुछ भी सेटलमेंट भी बना रहे हैं तो हमें इस ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वैसे ही ये कौन सा आता है, एनक्लैट क्या है अपने पास, यहाँ पे एक लॉ ट्रिब्यूनल है। ठीक है, और ये लॉ ट्रिब्यूनल किसके लिए काम करता है, तो ये कंपनीज, गौर करना, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनसे जो जुड़े मामले होते हैं उनकी सुनवाई भी करता है और उनका समाधान भी यहाँ पर करता है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये कंपनीज के बीच में चल रहे जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको भी सॉल्व करवाता है। कौन करवाता है, ये पर्टिकुलर बॉडी, जिस बॉडी का नाम आता है आपके पास एनक्लैट। उसके अलावा जब भी किसी कंपनी का दिवालिया मतलब होता है बैंक करप्ट हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई। ठीक है, अगर मान लो किसी कंपनी का दिवालिया निकल गया और वो अपने कर्ज नहीं चुका पा रही है, कोई भी कंपनी मान लो बेटा, तो उस कंपनी को एड और एडवाइस भी कौन देगा, तो यहाँ पर यही बॉडी एडवाइस करेगी कि भाई आप इस तरीके से अपना जो आपका नुकसान हुआ है आप इससे यहाँ पर बच सकते हैं। अगर मान लो कोई कंपनीज आपस में मर्ज होना चाहती हैं, मर्ज क्यों होना चाहेंगी, हो सकता है आउटपुट ना निकल रही हो, कोई और कंपनीज में कई सारी बीमारियां होती हैं, बीमारियां मतलब कंपनीज की बीमारियां, अगर वो कुछ हो गया तो उनका मर्ज करने का भी काम कौन करती है, तो आप याद रखेंगे ये बॉडी करती है जिसका नाम आता है एनसीलैट भी कहते हैं इसको, या एनक्लैट, जो आपको याद रखना है पेपर के लिए आप उसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या कहता है यहाँ पर, कहता है अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड बाय। अब आप मुझे बताएंगे ये वाला मंत्रालय किसके पास है, पर्सोनल। उसके बाद आ जाएगा आपके पास पब्लिक ग्रीवियांस और पेंशन किसके पास है। ठीक है, कहता है ये कब तक रहेंगे, ही अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 70 ऑन 4 जुलाई 2026। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट नहीं थी, याद रखना, ये क्या थी अपने पास यहाँ पर, ये हमारे पास रीअपॉइंटमेंट थी। ठीक है, अब एक और बात, ये जो एनसीलैट है या एनसीक्लैट जो भी आप बोलना चाहें, इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं बेटे, तो आप याद रखेंगे इसके हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर अगला आता है आयरलैंड की। अगर हम गौर करते हैं आयरलैंड की
10th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, गौर करना कौन से नंबर की प्रेसिडेंट, 10th नंबर की। तो गौर करते हैं क्या नाम है इनका, कैथरीन मार्टिना एनी कोनोली, जो अब आपको याद रह जाए, कैथरीन आसान नाम है तो आप याद रख सकते हैं। किसको सक्सीड कर रही हैं, हमारे काम का नहीं है, कितने वोटों से जीती हैं, बिल्कुल हमारे काम का नहीं है। हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, आयरलैंड की कैपिटल दैट इज डबलिन, और करेंसी क्या आती है यहाँ पे, यूरो, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और बाकी सच में नहीं याद करने वाला, हमारे पेपर में कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आयरलैंड के बारे में। तो जब आप आयरलैंड को देखेंगे तो ये रहा आपके पास आयरलैंड, और आयरलैंड की राजधानी ये रही डबलिन। गौर करोगे तो ये कहाँ पर आता है, तो आप देखो यहाँ पर किसके पास आ रहा है ये, तो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के पास आ रहा है। तो ये कंट्री किसके पास आती है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के नज़दीक आती है। एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे। और दूसरा, ये यूरोप के कौन से हिस्से में आती है, तो ये यूरोप के नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर ये कवर की जाती है, ठीक है। तो याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर ये क्या होती है, कवर की जाती है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये और ब्रिटेन, गौर करना है यहाँ पर, ये देखो ऊपर रहा आपके पास, ये रहा यूके, और इसके बाद ये रहा आपके पास आयरलैंड। बस इतना याद रखो, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला कहता है फर्स्ट इंडियन टू हेड ग्लोबल ऑटो बॉडी ऑफ OICA। अब ये क्या बॉडी है, इसको भी समझते हैं, और इसके साथ क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है शैलेश चंद्र, जो कि प्रेसिडेंट है किसके, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। तो गौर करो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के। वाज इलेक्टेड एज, अब ये क्या बन रहे हैं, प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं किसके, तो आप गौर रखेंगे OICA के, किसके प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। बस इतना खज्जल मत हो, इतना याद रखो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी के या कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के उसके हेड ये बनने जा रहे हैं। कहता है ये फर्स्ट इंडियन होंगे जो इसे लीड करेंगे, और कहता है इंडिया को भी, इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको एक डिसीजन मेकिंग बॉडी भी बनाएंगे और उसे ग्लोबल लेवल पे अपने सामने पेश करेंगे। उसके बाद कहता है अलॉन्ग विद शैलेश चंद्र हिल्देगर्ग मुलेर, अगर देखा जाए तो ये प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी है, VDA, इनको क्या बनाया गया, इसका वाइस प्रेसिडेंट। गौर करना, शैलेश चंद्र प्रेसिडेंट, और ये क्या बने हैं यहाँ पर, वाइस प्रेसिडेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में, पेरिस फ्रांस में। इसके हेडक्वार्टर देखे जाएं तो पेरिस फ्रांस में ही आते हैं। और ये एक ग्लोबल फेडरेशन है, किसको लेकर बेटा, नेशनल मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर, जो कि एक रिप्रेजेंट करती है किसको यहाँ पे, नेशनल इंडस्ट्री एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड को। तो और कुछ सीरियस नहीं लेना है, बस इतना याद रखो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये काम करती है, ठीक है। अगला इसके बाद का, इट कोलैबोरेट्स विद UN वर्ल्ड फोरम फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ व्हीकल रेगुलेशन ऑन स्टैंडर्ड एंड मोबिलिटी पॉलिसी। ये सब छोड़ो, इतने काम का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला वाला, अगला आता है 12th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। हम हर करंट अफेयर में, मैं एक बात कह दूं आपको, हम हर करंट अफेयर में कहीं ना कहीं हम यूनेस्को के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो इसी यूनेस्को के अब फिर से हेड चेंज हुए हैं या डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। अब उनका नाम है खालिद इल इनानी। क्या नाम है उनका यहाँ पे, खालिद इल इनानी, जो कि इजिप्ट के हैं। और ध्यान रखना, इजिप्ट की राजधानी क्या आती है, याद करो, कायरो। क्या आती है इसकी राजधानी, कायरो। और कायरो को हम सिटी ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ डेड के नाम से जानते हैं। कहता है ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, यूनेस्को के, 4 सालों के लिए। कितने वोट मिले इन्हें, तो काम का नहीं है, पर कॉन्फ्रेंस कहाँ चल रही थी, तो ये याद करना है, समरकंद। और समरकंद कहाँ पर आता है, उज्बेकिस्तान में आता है, ठीक है। तो किसे सक्सीड कर रहे हैं, ऑड्रे एजोले। याद करो, इनकी अपॉइंटमेंट अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ी भी थी। और उसके बाद यूनेस्को क्या है बेटा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है कॉपरेशन किसमें, एजुकेशन, साइंस वगैरह वगैरह के अंदर, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में आते हैं। और ये बॉडी कब बनी थी, 1945 में, ठीक है। अब गौर करो, हमने पिछले ही हफ्ते एक करंट अफेयर पढ़ा था, गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी, आप मुझे बताएंगे कि गैस्ट्रोनॉमी के अंदर कौन सी सिटी यूनेस्को ने ऐड करी है। गौर करेंगे कौन सी सिटी है वो ऐड हुई है, आप मुझे बताएंगे। उसके अलावा एट प्रेजेंट कितनी यूनेस्को साइट्स हैं हमारे पास, एक ये मुझे आप बताएंगे। मतलब अगर 43 है तो लास्ट कौन सी है, 44 है तो कौन सी
लास्ट है आप मुझे बताएंगे। और यूनेस्को साइट फर्स्ट कौन कौन सी थी? हर क्लास में जहाँ जहाँ मैंने आपको एंशिएंट या मॉडर्न कहीं पे भी शुरू करवाया है वहाँ मैंने आपको ये डेटा बताया हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी इसका आंसर देने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है पुष्पिंदर एस पुनिया ज्वाइन ब्लू ओशन कॉरपोरेशन एडवाइजरी बॉडी। गौर करना किसको ज्वाइन कर लिया इन्होंने, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे ब्लू ओशन कॉरपोरेशन एडवाइजरी। जब भी हम ब्लू ओशन की बात करते हैं, हम पानी ब्लू इकोनॉमी की हम बात कर रहे होते हैं, तो गौर करते हैं। कहता है पुष्पिंदर एस पुनिया जो कि चेयरपर्सन है किसके, ग्रुप ऑफ टैक्स पॉलिसी एस नेशनल नीति आयोग के अंदर। अब इन्होंने ज्वाइन करा है किस बोर्ड को, गौर करना है, एडवाइजरी बोर्ड को। किसके? यूके बेस्ड ब्लू ओशन कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 सप्लाई चेन और क्या है, ट्रेनिंग फर्म भी है। तो क्या किया जाएगा इसके अंदर, इंडिया की जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। टैक्सेशन, सामान कैसे चेंज होगा, मतलब चेन बनती है ना, सामान आने की सामान जाने की, उसको भी देखा जाएगा, उसको भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। और आने वाले समय पे स्किल्स को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ नहीं करना इसके अंदर आपने। आइए अगला वाला, अगला सेक्शन कौन सा आता है, नेशनल। नेशनल को भी यहाँ पर पढ़कर वाइंड अप करते हैं। आइए पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि नेशनल के लिए नेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, गौर करते हैं। कहता है बच्चे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एसिलरेटर है उसने अपनी एक रिपोर्ट को पेश करा, जिस रिपोर्ट का टाइटल था इंडिया इनसाइट ब्रीफिंग अनलॉकिंग इंडियाज क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी। गौर करो किस पे जोर दे रहा है, इंडिया का क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी। तो याद करो हम एक बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हम एक करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कि नेट ज़ीरो एमिशन करना है। क्या करना है हमें, नेट ज़ीरो एमिशन। कब तक करना है, याद करिए 2070 तक करना है, ठीक है। हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बढ़ने के लिए कई सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने गौर करा होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम जो है वो सोलर पार्क हो गए, सोलर एनर्जी होगी, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी के लिए एक रिपोर्ट पेश की गई है जो बताती है कि इंडिया का रैंक तीसरा है किस चीज़ में, बच्चे पढ़ना जरा सा, क्या लिखा है यहाँ पे, विद द पाइपलाइन ऑफ अ 65 क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आफ्टर चाइना और यूएसए। तो इंडिया में अभी तक 65 क्लीन एनर्जी पाइपलाइन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसके बाद, चाइना और यूएसए के बाद। तो कहता है आईटीए की स्थापना जो है वो एक कॉन्फ्रेंस में की गई थी, सीओपी में की गई थी, जो कि 28वां सेशन चल रहा था। कहाँ पर, 28वां सेशन चल रहा था, जिसमें क्या बात की गई थी कि डीकार्बनाइज करना है इंडस्ट्री को, कार्बन का जो एमिशन है उसे क्या करना है, कम करना है। एक ये बोला गया था। सेकंड बोला गया ट्रांसपोर्ट और रिस्पॉन्सिबल फॉर दी 1/3 ऑफ ग्लोबल एमिशन। मतलब ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो 1/3 एमिशन क्या करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो COP 31 होने वाली है, ठीक है, वो भी किसको लेकर होने वाली है, वो भी इस डीकार्बनाइजेशन को ही लेकर होगी। और वो कब होगी बेटा, तो 2026 में वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और स्टैटिक कैसे बनेगा अभी हम देखते हैं, ठीक है। आइए, कहता है 150th एनिवर्सरी हुई है बेटा, गौर करना है कौन सी वाली हुई है, तो आप गौर करेंगे 150th एनिवर्सरी हुई है किसकी, वंदे मातरम की। गौर करेंगे वंदे मातरम, हम सबको पता है कि वंदे मातरम हमारे लिए एक नेशनल सॉन्ग है, सबको पता है इसके बारे में। कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है एक ईयर लॉन्ग नेशनल कोमेमोरेशन ऑफ वंदे मातरम, जो कि भारत का नेशनल सॉन्ग रहा है। गौर करना बेटा, नेशनल सॉन्ग के साथ साथ जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब भी इस सॉन्ग ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन करा हुआ है। तो कहता है यहाँ पर इसकी ये कहाँ पर किया गया, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। कहता है इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोमेमोरेटिव स्टैम्प को यहाँ पर लॉन्च करा है, जो कि क्या बताती है यहाँ पे, जिसपे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के बारे में लिखा हुआ है। अब आते हैं इसका हिस्टोरिकल पूरा का पूरा कि इस गाने की शुरुआत कहाँ से होती है। तो गौर करो ये सॉन्ग किसने लिखा था
बचे तो लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चैटर्जी 1875 में। और गौर करो आज भी इसको हम संस्कृत वर्जन में ही गाते हैं, आज भी। गौर करो इसको म्यूजिकल फॉर्म किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसे म्यूजिकल फॉर्म मतलब तो गाना लिखा है ना बेटा, गाने का म्यूजिक किसने दिया हुआ है, तो म्यूजिक दिया है किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहता है इसको पहली बार पब्लिश किया गया था उनकी नोवेल के अंदर, नोवेल का नाम था आनंदमठ। और उसके बाद 1882 की ये बात है, उसके बाद इसको पहली बार, इस सॉन्ग को पहली बार गाया गया 1896 में। और किसके द्वारा गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला कहता है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने डिक्लेयर करा कि वंदे मातरम की भी वही इज्जत होगी जो किसकी इज्जत है यहाँ पे, नेशनल एंथम की है। और नेशनल एंथम क्या आता है अपने पास, जनगण मन, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो जो इज्जत किसकी है यहाँ पर, नेशनल एंथम की है, वही सेम इज्जत किसकी आती है हमारे पास यहाँ पे, नेशनल सॉन्ग की भी आती है, ठीक है। पर एक थोड़ी सी गड़बड़ है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ और इसको यहाँ पर क्लियर कर लेना, ठीक है। देखो गौर करना, हमारे पास एक आर्टिकल है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज ए। याद करो 51A किसके साथ डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। तो गौर करना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर लिखा गया है कि हमें रिस्पेक्ट करनी है किसकी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। उसके अलावा किसकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी है, ये हमें वहाँ पर लिखा गया है। और उसके अलावा हमें इज्जत करनी है किसकी, नेशनल एंथम की। गौर करना, ये क्वेश्चन आ चुका है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज ए, जो कि किसके अंदर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि नेशनल सॉन्ग की इज्जत करनी है। पर ये थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है। देखो नेशनल एंथम को किसके इक्विवेलेंट माना गया है, ध्यान दो जरा सा, किसके इक्विवेलेंट माना गया है, तो याद करो नेशनल एंथम के इक्विवेलेंट माना गया है। तो जब हम इसकी इज्जत कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं साथ में हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल सॉन्ग की भी, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके अलावा जब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, बंकिम चंद्र चैटर्जी की बात करते हैं, तो उनकी एक और बहुत फेमस नोवेल है जिसका नाम है देवी चौधरानी। ये आप लिख लेंगे, देवी चौधरानी, ये आप इसके साथ मेंशन करेंगे। और ये आप कहाँ पर पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जब आप सन्यासी रिवोल्ट को पढ़ के जाते हैं, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट को आप कवर करके जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला वाला ये हो गया आपके पास, एक और अगला पढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, ध्यान देते हैं। कहता है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक MOU साइन करा है। गौर करना किसके साथ MOU साइन हुआ है, कहता है इंडियन आर्मी का आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, ताकि कोई भी अगर उस एरिया के अंदर आ रहा है, मतलब जो वेंडर्स हैं जो अपना सामान वहाँ पर बेचने आ रहे हैं, उनका एक रियल टाइम वेरिफिकेशन हो सके, उसके लिए एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। किस एप्लीकेशन के थ्रू, तो एप्लीकेशन का नाम होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के अंदर, ठीक है। ताकि एफिशिएंसी और जो ऑथेंटिसिटी है किसकी, वेंडर की, जो वहाँ पे सेल परचेज करने आ रहा है, उसको एक प्रॉपर तरीके से देखा जाए। और उसकी वेरिफिकेशन आर्मी वाले नहीं करेंगे, वो कौन करेगा यहाँ पे, तो गौर करो वो करेगा यहाँ पे CA करेगा। कहता है इससे क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा प्रिवेंट किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार का कोई वेंडर फ्रॉड ना कर दे, कोई डुप्लीकेशन ना हो जाए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेगा। और ये जो UDIN मतलब यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ये कितने कैरेक्टर्स का होगा, 16, जिसमें अल्फ़ाबेट भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, जो कि कौन इशू करेगा, ICAI से इशू करेगा। कहता है इसी के अंदर लेटर्स भी रहेंगे, नंबर भी रहेंगे, और एक अलग से यूनिक आइडेंटिटी होगी ईच डॉक्यूमेंट की, जिसको किसने सर्टिफाइड करा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, ताकि किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो और कोई भी ऐसा इल्लीगल बंदा उस एरिया या उस डोमेन के अंदर ना आ जाए जो कल को प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट यहाँ पर करे।
ठीक है। चलिए, और आर्मी डे कब मनाते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं कई बार कि 15 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्मी डे, हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके साथ का यहाँ पर अगला देखते हैं, ठीक है। अगला कौन सा आता है? अगला आता है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स व्हीकल, ठीक है। गौर करना क्या बोलने जा रहा है। व्हील का मतलब क्या हो गया? कोई गाड़ी मूव करेगी और उस गाड़ी के अंदर, गौर करो यहाँ पर, जो तमिलनाडु की औरतें हैं उनको बेसिक भी नहीं कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में वहाँ पर उनको ज्ञान दिया जाएगा। मतलब इम्पॉर्टेंट जितनी भी डिजीज़ेज हैं जो कि डिज़ास्टर्स डिजीज़ेज हैं उनसे बचने के लिए, तो गौर करते हैं क्या लिखा है। तमिलनाडु सरकार ने अनाउंस करा है कि वो लॉन्च करेगा इंडिया का इनॉग्रल वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील WWW इनिशिएटिव, ताकि औरतों की जो हेल्थ है वो ठीक हो सके। कैसे? एक मोबाइल मेडिकल यूनिट से, ठीक है। देखो, कुछ औरतें होती हैं जो घरों के अंदर ही काम करती हैं और उन बेचारियों को पता भी नहीं होता कि वो कब डिप्रेशन की शिकार हो गई या कब उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उनको पता नहीं चलता है। तो कहता है इस स्टेट के अंदर, मतलब इस पूरे प्लान के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर 38 व्हीकल्स को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ये 38 व्हीकल्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करेंगे और प्रॉपर तरीके से लोगों को कैंसर स्क्रीनिंग बताएंगे, औरतों को सर्वाइकल, याद करिए फीमेल प्राइवेट पार्ट के अंदर होता है ये सर्वाइकल कैंसर। एक पूनम करके एक लड़की थी जिसने एक अपना फेक भी एक वो बनाया था, यार मैं नाम भूल रही हूँ, पूनम नाम था उस लड़की का, ठीक है। उसने भी एक वायरल कर दिया था अपने आप को फालतू में, ठीक है। तो वो सर्वाइकल जो वो होता है, सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसके साथ साथ और जो ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कहता है ऐसी गर्ल्स जो कि 14 साल और बिलो रिसीव्ड फ्री ह्यूमन पिपिलोमायरस, जिसको पिपिलोमा वायरस कहते हैं, इसको वैक्सीनेशन दी जाएगी ताकि हम सर्वाइकल कैंसर से लड़कियों को बचा सकें। ये इंटरनल पार्ट पे होती है, याद रखना, फीमेल प्राइवेट पार्ट पे होती है, ठीक है। आगे कहता है इसके बाद का इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्कूल, और याद करो हमने ये करंट अफेयर पहले भी पढ़ा हुआ है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो बजट आया था इस साल का नहीं, पिछले साल का जो बजट आया था उसमें भी सर्वाइकल कैंसर से क्योर करने के लिए चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई थी, ठीक है। तो आगे कहता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, कितना बजट रखा गया है? 36 करोड़ इसके लिए बजट रखा गया है। कहता है ₹50,000 मेच्योरिटी फंड दिया जाएगा 118 गर्ल्स को फ्रॉम साउथ चेन्नई एंड पुडुचेरी एट द एज ऑफ 18 विद एनुअल एलिजिबिलिटी एक्सपेंडेड फ्रॉम इतना, ठीक है। तो ये तो छोड़ो, पर हमें ये पता होना चाहिए किन 2 बीमारियों के लिए ये सब किया जा रहा है। तो पहली है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरी कौन सी आती है? सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। और इसके अलावा ये जो यूनिट है, यूनिट मतलब जो वो गाड़ी है, वो गाड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी गौर करेगी, जैसे डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, हाइपरटेंशन भी हो गया, इन सब के बारे में भी वहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? आइए तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखते हैं जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए गौर करते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसके साथ ऐड हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु जो है वो साउदर्न मोस्ट स्टेट है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि तमिलनाडु कहाँ पर आ जाता है। तो तमिलनाडु इंडिया का साउदर्न मोस्ट स्टेट बन जाता है, ठीक है। सदर्न मोस्ट भी कह देते हैं, साउदर्न मोस्ट स्टेट हमें देखने को ये मिलता है। क्लियर हो गया पहला। सेकंड कहता है, अगर हम सेकंड इसके बारे में बात करें, तमिलनाडु की राजधानी क्या आ जाती है अपने पास यहाँ पे? चेन्नई। क्या आ जाती है? चेन्नई। और चेन्नई का ही पुराना नाम क्या था हमारे पास? मद्रास, ठीक है। और मद्रास में ही इंडिया की फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी, गौर करेंगे, इंडिया की पहली म्यूनिसिपैलिटी जो बनी थी वो कहाँ पर बनी थी बेटे? तो आप गौर करेंगे वो भी कहाँ पर बनी थी? मद्रास में, ठीक है। ईयर आप मुझे बताएंगे कि कब, इसका कौन सा ईयर है कि कब ये हमारे पास यहाँ पर बनी थी। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तमिलनाडु के फॉर्मेशन के बारे में, तो तमिलनाडु फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु हमारे पास फॉर्म हुआ था। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम तमिलनाडु के क्लासिकल डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस में एक ही डांस आता है, डैट इज भरतनाट्यम। कौन सा आ जाता है? भरतनाट्यम, जिसको इंडिया का ओल्डेस्ट डांस भी कह देते हैं, ओल्डेस्ट
क्लासिकल डांस भी बोल देते हैं। तो ये आप इसके साथ मेंशन कर लेंगे। कौन सा आ जाएगा? ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी हैं। जैसे कि पहला फेस्टिवल आ जाएगा पोंगल। कौन सा आ जाएगा? पोंगल। और पोंगल कैसा फेस्टिवल है? तो आप याद रखेंगे ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे फसल काटी जाती है, जैसे हमारे पास बैसाखी हो गया, ठीक है, तो वैसे आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा एक और आता है जिसका नाम है जालीकट्टू, ठीक है, जिसका नाम है जालीकट्टू। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें जो बैल होते हैं, बुल फाइट यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है, बुल फाइट होती है, उनको दौड़ाया जाता है पूरा पूरा। ये सब भी फेस्टिवल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये हमें तमिलनाडु में देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं, गौर करना, बंदरगाह भी हैं, ठीक है, जिसमें से एक आ जाएगा आपके पास चेन्नई पोर्ट। एक कौन सा आ जाएगा? चेन्नई पोर्ट। एक आ जाएगा आपके पास एन्नोर पोर्ट, ठीक है, एन्नोर पोर्ट आ जाएगा। और एक आ जाएगा वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। गौर करना, माइनर पोर्ट्स बहुत सारे हैं। ये हम किसके बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे? ये हम लिख रहे हैं किसके बारे में? मेजर पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा चेन्नई को हम डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, ठीक है। और डेट्रॉइट एरिया जो है वो क्यों फेमस है, याद करो, तो ये फेमस है किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी वगैरह के लिए, ठीक है। तो डेट्रॉइट ऑफ एशिया किसे कह देते हैं हम कई बार यहाँ पे? तो आप याद रखेंगे चेन्नई को भी हम कह देते हैं कई बार, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पर आता है एक सिटी जिसका नाम है कोयम्बटूर, याद रखेंगे। और कोयम्बटूर को हम मैनचेस्टर, गौर करेंगे, क्या कहते हैं इसे? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसके साथ ऐड कर लेंगे? ये तमिलनाडु के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कौन सा आता है? ये भी हो गया, ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। अगला वाला, अब अगले वाले पे गौर करते हैं। क्या लिखा है? देखो, कहता है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी हैं, होम अफेयर्स भी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट करा है किसे? कोऑप कुंभ मतलब 2025 का, जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं, जो उनका क्रेडिट सेक्टर है, उसको और मजबूत करने के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो गौर करते हैं, ये ऑर्गेनाइज किसने करी थी? नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी ने। किस मिनिस्ट्री के अंदर? कॉर्पोरेशन के अंदर। थीम क्या है इसकी? थीम है डिजिटलाइजिंग ड्रीम एम्पावर्स कम्युनिटीज़। और किसके अंदर? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो याद करो, ये जो कोऑपरेटिव, बेटा पता ना, सहकारी बैंक कहते हैं इनको, ये रूरल एरियाज़ में भी होते हैं और ये अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं। तो यहाँ पर किसको और आगे कैपेबल बनाने की बात की जा रही है? जो अर्बन एरियाज़ के क्या आ जाएंगे आपके पास? कोऑपरेटिव बैंक, उनको और या उनका और सशक्तिकरण करना है, उनको उनकी पावर बढ़ानी है, इसके ऊपर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। अब गौर करो, ये याद रखना कि 2025 को क्या बोला गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। इस कोऑपरेटिव्स के अंदर ये कोऑपरेटिव एक ही इसी से डील नहीं करता है, अर्बन से। कोऑपरेटिव मतलब सब सहमति से, तो आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर सहयोग से कह सकते हैं। तो इसमें एक नहीं, बड़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं। तो गौर करेंगे, जब भी हम कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे, ध्यान देंगे, जब भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करेंगे, कहाँ पर बात करेंगे? ये इन इंडिया के अंदर। तो ध्यान देना, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मेंशन नहीं था। तो गौर करते हैं, 97वां अमेंडमेंट 2011 होता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या कर देता है? इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके लिए एक नया आर्टिकल भी आता है, आर्टिकल का नाम था 9th B करके। क्या नाम आता है आर्टिकल का? तो आप याद रखेंगे, आर्टिकल का नाम, पार्ट आएगा, ठीक है, PART, हाँ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट कौन सा आता है आपके पास?
9B और आर्टिकल आता है आपके पास 243, ध्यान देंगे 243ZH से लेकर 243ZT तक ये यहाँ पर कवर होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 के अंदर भी किसके बारे में मेंशन है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में वहाँ पर मेंशन है। तो किसके अंदर भी मेंशन है, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लॉज 1 उसके अंदर भी यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा आर्टिकल नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन का 43B है वो भी किसके बारे में बात करता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं कोऑपरेटिव्स के अंदर ये सोसाइटीज़ वगैरह सब कुछ काम करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला अगला आता है। इसके बाद हाँ एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ जो इसी के साथ ऐड होगी आपके पास, इसी करंट अफेयर के साथ, कि जब ये मीटिंग चल रही थी तो इसके साथ दो जो हैं वो क्या लाए गए हैं, दो यहाँ पर कह सकते हैं आप यहाँ पे एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। पर इन दो एप्लीकेशन से पहले हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, वो ये होगी कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन भी यहाँ पर पेश किया गया है। दिल्ली डिक्लेरेशन एक्चुअली में एक रोड मैप है 2030 के लिए, ताकि जो हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो उनको कैसे कैपेबल करना है, उनको कैसे मॉडर्न करना है, उनको कैसे डिजिटलाइज करना है, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। कहता है सहकार डीजी पे एक न्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन जिसके अंदर यूपीआई भी ऐड होगा, कार्ड बेस्ड सिस्टम भी होंगे, ताकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो कस्टमर हैं उनको और फ़ायदा मिल सके। मान लेते हैं मैं किसी सहकारी बैंक से लोन लेती हूँ, तो अगर देखा जाए तो लोन लेने के लिए मेरे पास एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो लोन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब भी मैं इसके अंदर यहाँ पर चेक कर पाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला अगला आता है फर्स्ट बाइनियल। गौर करो, बाइनियल का मतलब क्या होता है अपने पास, तो बाइनियल का मतलब होता है जो 2 सालों में एक बार होने वाली है। तो गौर करते हैं, कहता है इंडिया ने होस्ट करा है बाइनियल कॉन्फ्रेंस किसकी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का। इसी के अंदर क्या लॉन्च किया गया है, इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। गौर करोगे तो इसी के अंदर हम जोर देने की बात कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को और ज़्यादा कैपेबल बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कहता है यहाँ पे बिमरन के बारे में जो है वो अनाउंस कर दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर करा था, कोलंबो में, जब बिम्स्टेक समिट चल रही थी 2022 में, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क है यहाँ पर, ठीक है, आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं। याद करो, नमोनिक के साथ बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो इस बार आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे बताएंगे कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब बना था और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, ठीक है। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, नाम है बे ऑफ बंगाल। तो गौर करो, बे ऑफ बंगाल किस तरफ आता है, ये वाला रीजन। तो इस रीजन की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका ही एक कॉर्पोरेशन है जो कि किसको प्रमोट करना चाहते हैं, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ पर हुआ है ये, तो आप याद रखेंगे केरला के अंदर। आइए अब केरला से बनने वाले 1-2-4 फैक्ट सीख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, जब भी हम केरला की बात करते हैं, गौर करेंगे, जब भी हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे केरला की बात करते हैं, तो केरला की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर, गौर करना है, 1956 को ही इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता है इसकी कैपिटल क्या आती है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर कैसा लेजिस्लेचर है, तो याद रखेंगे यूनिकैमरल। क्या होता है यूनिकैमरल का मतलब, याद करो, जिसमें सिंगल गवर्नमेंट वाला जो आ जाएगा आपके पास इसका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पे। अगर हम बात करें केरला के बारे में, तो केरला में केरला जो है वो आप ऐसा कह सकते हैं 100% लिटरेसी रेट भी अपने पास करता है। उसके अलावा अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करें यहाँ पर, तो क्लासिकल डांसेस यहाँ पे 2 आते हैं। कौन कौन सा आता है, तो एक आता है आपके पास कथकली, एक कौन सा आ जाएगा आपके पास, कथकली, और एक आ जाएगा मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो ये आगे दोनों के दोनों कौन से वाले, क्लासिकल डांस। इसके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होते हैं, और उस हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम है ओनम। क्या नाम है उसका, ओनम। तो ओनम कैसा त्यौहार है, तो आप याद रखेंगे हार्वेस्ट
फेस्टिवल हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो वो ओनम देखने को मिलता है। उसके अलावा विशु आता है। विशु को मलयालम, गौर करना, मलयालम न्यू ईयर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मलयालम न्यू ईयर भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा एक और देखा जाए तो एक और फेस्टिवल की तरह यहाँ मनाया जाता है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर आपने बागी मूवी देखी है तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा, वो यही वाली नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है एनएसओ ने एक डेटा पेश करा है जिसमें इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में बात हुई है? इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं इसके साथ का, और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। आइए, कहता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम के अंदर काम करता है। ये एक पीरियोडिक, गौर करना, पीरियोडिक का मतलब है कुछ समय के लिए लेबर फोर्स सर्वे को यहाँ पर पेश करा है। ये कब से कब तक का है? जुलाई से सितंबर 2025 का। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अभी अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कौन सी एज के बच्चों के लिए? 15 साल और उसके ऊपर के लिए, वो कुछ बेसिस पॉइंट बेटा बहुत ही कम होते हैं, पर ऐसे याद रखो बेसिस पॉइंट पे कम हुआ है। और कितने बेसिस पॉइंट कम हुआ है? 20। तो गौर करेंगे 5.2% इन सेकेंड क्वार्टर, ये आ गया आपके पास। और कहता है कितना था पहले वाला, पढ़ो जरा सा, पहले था 5.4। कहता है रूरल एरियाज में डिक्रीज हुआ है 4.8 से 4.4%। ठीक है, उसके बाद जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर इंक्रीज हुआ है 6.8 से 6.9% हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे कहता है इसके बाद का, उत्तराखंड रजिस्टर्ड दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 8.9%। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरला आपको देखने को मिलता है। और ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो कितना हो चुका है? 55% क्वार्टर 1 के अंदर था, अब क्वार्टर 2 के अंदर कितना हो चुका है? 55.1। औरतों का जो पार्टिसिपेशन है वो इम्प्रूव हुआ है, और जो मेल पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड में कितने वर्क फोर्स है? तो 14.4% ये वर्क फोर्स आती है। फॉलोड बाय टेरिशरी सेक्टर, टेरिशरी कौन सा होता है? जिसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं। और कहता है एंड फॉलोड बाय द टेरिशरी 33.35% एंड द सेकेंडरी सेक्टर की यहाँ पर भी बात की गई है। तो कौन कौन से सेक्टर की बात हुई यहाँ पे? तो आप याद रखेंगे सेकेंडरी सेक्टर की भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला। अगला आता है बच्चे, इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया बच्चे? गुवाहाटी में। गौर करो, गुवाहाटी कहाँ पर आता है? असम में आता है। गौर करेंगे, कहता है देखो बच्चा, ऐसी फेरी क्यों बनाई जाएंगी? तो फेरीज क्यों बनाई जाती हैं? ताकि क्या किया जा सके? ताकि टूरिज्म वहाँ पर बढ़ सके और धीरे धीरे करके हर चीज़ को वहाँ पर और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो कौन सी नदी पर किया जा रहा है? तो गौर करोगे ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्योंकि असम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी वाली आती है बच्चे? वहाँ पर असम की इम्पॉर्टेंट रिवर हमें कौन सी देखने को मिलती है? ब्रह्मपुत्रा। और गौर करो, ब्रह्मपुत्रा जो है वो कैसी रिवर है? तो याद रखेंगे पेरेनियल है। कौन सी होती है? पेरेनियल रिवर। याद करो, जिनको हम सदाबहार नदियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? सदाबहार, जिनमें पानी का वॉल्यूम रहता ही रहता है। ठीक है, कहता है दिस न्यू टर्मिनल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। और कितना कॉस्ट लगा तो काम का नहीं है। न्यूली इनॉग्रेटेड टर्म जो है वो क्या करेगा? सेंट्रल हब प्रोवाइड करेगा हर फेरी और वेसल ऑपरेशन को, ताकि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्लस टूरिज्म को, और टूरिज्म भी कैसे वाला यहाँ पे? सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, इन सबको प्रमोट करने की बात की गई है। किसके अंदर? इसी के अंदर। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला कौन सा आता है? अगला आता है EPM और GSSE स्कीम जो है वो किसको बूस्ट करने जा रही हैं? इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को। गौर करना बच्चे, समझना। ठीक है, देखो क्या हुआ, कहता है भारत का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, ठीक है, उस पर हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? ये भारत सरकार कह रही है। कहता है जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तादाद कम हो रही है, जो सामान यहाँ से बेचना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कल को कोई बिजनेस खोला और
बाहर की कंट्री से आपको कोई ऑर्डर आ गया तो आप यहाँ पे क्या बन गए, आप तो एक्सपोर्टर बन गए, पर एज अ एक्सपोर्टर आपके पास भी तो कोई बेनिफिशियल कोई चीज़ें होनी चाहिए ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आइए बात करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है यहाँ पर आपके पास, कहता है यूनियन कैबिनेट कौन चेयर कर रहे थे, से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इन्होंने 2 इनिशिएटिव को यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, 2 इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, करना क्या है इन इनिशिएटिव से, जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है उसे बढ़ाना है और उनको मतलब एक्सपोर्टर्स को पैसों की भी मदद करनी है। तो गौर करते हैं क्या लिखा है, कहता है कैबिनेट ने लॉन्च करा है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा, गारंटी मतलब हो गया कि ऐसे नहीं कि आपको पैसा दे दिया सरकार भूल गई या आपने पैसा ले लिया आप भूल गए, ऐसा नहीं है। तो कहता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, मतलब आप ऐसा करेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले तो हमारा फोकस होगा कि जितने भी ये एमएसएमई सेक्टर्स हैं, एमएसएमई क्या फुल फॉर्म होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जितने भी सेक्टर्स हैं इसके अंदर या जो भी कंपनीज हैं इसके अंदर, उनको क्या करना है सेक्टर पर, और साथ ही मतलब इन पे सबसे पहला फोकस रहेगा, और साथ ही जो पहली बार एक्सपोर्टर बन रहे हैं, मान लो आपने कल ही अपना कोई स्टार्टअप ओपन करा है तो आप क्या बन गए यहाँ पे, आप एक्सपोर्टर बन गए ना पहले, तो आपके ऊपर भी पूरा फोकस किया जाएगा ताकि अच्छे तरीके से एक्सपोर्टर अपना रोल प्ले कर सके। और जहाँ लेबर ज़्यादा लगती है, मान लो कोई भी ऐसा काम जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगती है, उनके ऊपर भी पूरा फोकस करने की बात की जा रही है। तो सीधी सी बात है, हमें एमएसएमई को और ज़्यादा प्रमोट करना है, और इन्हें प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे मतलब एमएसएमई में एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना है ताकि उनको यहाँ पर क्या किया जा सके, इतना कैपेबल बनाया जा सके कि वो अपना ये जो एक्सपोर्ट का काम है उसे और अच्छे तरीके से कर सकें। तो कहता है ईपीएम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था, ताकि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है और जो एमएसएमई के अंदर स्पेशली उसमें क्या किया जाए, यहाँ पर जोर दिया जाए। तो लिखा है ना कि जो पहले टाइम एक्सपोर्टर बन रहे हैं, दूसरा क्या लिखा है, लेबर इंटेंसिव, इन सबको कवर करने की बात की जा रही है। कहता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेंगी, वही सारा कार्यभार इसका देखेंगी। और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर के अंदर क्या कहता है, ये स्कीम एम करके चल रही है कि वो कितना परसेंट क्रेडिट देगी, यहाँ पे 100% गारंटी कवरेज देगी किसको, नेशनल गारंटी क्रेडिट गारंटी ट्रस्टेड कंपनी के अंदर। ठीक है, तो कितना कितना मिलने वाला है, इतना काम का नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि कौन से 2 इनिशिएटिव इनकी प्रमोशन के लिए लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है, अगला कहता है आपके पास यहाँ पे, ये सेम रिपीट हो गया है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे रिपीट हो चुका है। अगले वाले पे आते हैं। अगला कहता है रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स फॉर 4 क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, देखो बेटा अब इसको ईजी भाषा में समझते हैं, बिल्कुल ईजी भाषा में। सबसे पहले तो क्या आएगा यहाँ पे, इस रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये नहीं समझ में आएगा। सेकेंड प्रॉब्लम आएगी रॉयल्टी रेट्स क्या होते हैं, ये हमें समझने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ईजी भाषा में समझते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब हो गया बेटा दाम को कम करना, इजी भाषा में समझो, दाम को कम करना। अब ये रॉयल्टी रेट्स क्या होते हैं, इजी भाषा में समझते हैं। देखो बेटा रॉयल्टी रेट्स, जैसे मान लेते हैं कि आप एक आप जो हैं वो एक मान लेते हैं मैं सरकार हूँ और मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, और आपका मानना है, यह दावा किया गया है कि मेरी ज़मीन के अंदर क्या यहाँ पे कुछ रेयर मिनरल्स हैं। रेयर मिनरल मतलब जिनको आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो गौर करो, ऐसा करने के लिए आप तो कंपनी है जो वो काम करेगी, मतलब आप माइनिंग करेंगे यहाँ पर ज़मीन किसकी है, वो मेरी है यहाँ पर। तो इसी एग्जाम्पल से समझो, देखो मतलब रॉयल्टी रेट्स क्या होते हैं बेटा, ये एक प्रकार की पेमेंट होती है। समझो रॉयल्टी रेट्स क्या होते हैं, एक प्रकार की पेमेंट होती है जो माइनिंग कंपनी को देना होता है। मतलब याद करो ज़मीन मेरी थी, काम करने आप आ रहे थे, तो आपको मुझे एक पैसा देना पड़ेगा। मतलब मिनरल कंपनी जो भी एक्सट्रैक्ट करेगी, जो भी मिनरल्स वो वहाँ से निकालेगी, उसका कुछ हिस्सा पैसों के तौर पे उसका कुछ हिस्सा किसे देगी, सरकार को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का टैक्स नहीं हुआ, इजी भाषा में समझना, टैक्स नहीं हुआ,
ये एक प्रकार का रिसोर्सेज रेंट हुआ। मतलब आप अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं तो आप रेंट पे भी तो पैसा दे रहे हैं ना, आप उस घर पे रह रहे हैं तो उसका पैसा भी तो पे कर रहे हैं हम उसका। तो वैसे ही समझना है कि आप किसी की ज़मीन पे उन मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्सट्रैक्ट के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिसोर्सेज पेमेंट वहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो अब क्या किया गया बेटा, अब यहाँ पे क्या किया गया ये समझ में आ गया। मतलब क्या किया गया, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, गौर करना, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं हमें उनका काम बढ़ाना है। उनका काम मतलब उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, किसमें, इन मिनरल्स के लिए। मतलब ये जो 4 क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाए देश के अंदर से ही, ताकि हमें इसे खरीदना ना पड़े कहाँ से, बाहर से। तो समझते हैं, कहता है यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या करा है, दाम कम कर दिए, रेट कम कर दिए हैं 4 क्रिटिकल मिनरल्स पे। कौन कौन सा, ग्रेफाइट, उसके बाद है कैशियम, उसके बाद है रुबिडियम और उसके बाद है ज़िरकोनियम। कहता है फॉर टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ताकि इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन हो सके और जो इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। पर्पस क्या होगा इसका, कि डोमेस्टिक माइनिंग बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, इंपोर्ट कम हो जाए। मतलब 60% क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है ग्रेफाइट। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक ऑक्शन, मतलब जो ऑक्शन बोलियां लगती हैं, ज़मीन की बोलियां लगती हैं, वहाँ पर इसे किया जा सके। और इंडिया का जो एनर्जी और सप्लाई चेन है, जैसे मतलब हमारा सामान कहीं और जा रहा है, कहीं और का सामान यहाँ पर आ रहा है, इस चीज़ से हम यहाँ पर बच सकें। तो क्या कहता है बेटा, देखो अब जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं उन सब का एक क्या होता है, अपना यहाँ पे एक रेट होता है। तो मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे किसी भी चीज़ का एक एवरेज सेल प्राइस होगा। मान लो एवरेज सेल प्राइस कितना है, 1000 रुपये। तो 1000 का 2% आपको किसको देना होगा, ये आप किसे प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ये आप सरकार को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया कि ग्रेफाइट में कितना लगेगा, बाकियों में कितना लगेगा, ये इतने काम का नहीं है हमारे लिए, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि वो 4 मिनरल कौन कौन से आते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है, इसके बाद का अगला देखते हैं। पंजाब पहला राज्य बना है जिसने इम्प्लीमेंट करा है, गौर करना क्या इम्प्लीमेंट करा है, तो एक्चुअली इंडिया का ही एक प्रोग्राम चलाया गया था, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था अमेंडेड भारत नेट स्कीम। क्या नाम था इसका, अमेंडेड भारत नेट स्कीम। इसको ही क्या किया गया है, इसको जो अमेंड करके भारत नेट स्कीम है, इसी को किसने अडॉप्ट कर लिया है, पंजाब ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो गौर करते हैं क्या है इसके अंदर और समझते हैं। भारत नेट इनिशिएटिव कब आया था बच्चे, तो आप याद रखेंगे 2015 में आया था। और इसका मेन एम था कि जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड मतलब जो अपने पास डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिसके अंदर ग्राम पंचायतें या गांव की पंचायतें सब आ गया, इनको किसकी कनेक्टिविटी से लेकर आना है, इनके अंदर ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बढ़ानी है। मतलब उनको इंटरनेट से क्या करना है, जोड़ना है। तो कहता है पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट करा है अमेंडेड भारत नेट स्कीम को। और क्या करने के लिए, ताकि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, किसे, ग्राम पंचायतों को पूरे के पूरे राज्य के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था हर्षा चिन्ना ब्लॉक अमृतसर से, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके आगे फैलता ही चला गया और पूरा का पूरा पंजाब इसके अंदर यहाँ पर कवर किया जाता है। कहता है इस स्कीम को कब लाया गया था, 2011। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो क्या लिखवाया हमें वहाँ पर, आपने लिखाया वहाँ पर हमें 2015, क्योंकि इसका पहला नाम था बच्चे नेशनल, लिख लेना आप वहाँ पे, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर। क्या नाम था इसका, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, पहले इसका ये नाम था बेटा। और जब इसका ये नाम था तब ये ओपन हुआ था 2011 में, और 2015 में इसका नाम चेंज करके रखा गया भारत नेट। तो क्या नाम था इसका, पहले आपके पास नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिशन भी कहते हैं, फाइबर नेटवर्क मिशन याद रखना, जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था, फिर इसका नाम 2015 में चेंज कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला कहता है जीआई टैग। अब आपको मैंने हर क्लास में कराया, हर क्लास में आप मुझे बताएंगे कि जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट,
कब का है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। एक आप मुझे एक्ट बताएंगे और जीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आप सबको पता है जीआई टैग्स क्या होते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं किसी भी एरिया के, किसी भी प्रोडक्ट को ये जीआई टैग दिया जा सकता है। तो इस बार सिक्किम का जो है 2 इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक की अगर हम बात करें तो एक का नाम है टुंगबुक और एक का नाम है फुमटोंग फुलित। तो ये तो फ्लूट है पूरी की पूरी, मतलब बांसुरी है, बैम्बू वाली बांसुरी आती है अपने पास। और जो दूसरा वाला है बेटा वो हैंडमेड एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो भी फ्लूट की तरह ही है। इसको यहाँ पर क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो कहता है यहाँ पे, कहता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वर फॉर्मली प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव, जो कि कहाँ पर हो रही थी, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला आता है गुजरात पहला ऐसा राज्य बनेगा, गौर करना, गुजरात पहला ऐसा राज्य बनेगा जो कि क्या करेगा यहाँ पर, जो कि अपने राज्य के अंदर जितने भी ट्राइबल लोग हैं, गौर करना, जितने भी गुजरात के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं उनकी हेल्थ को सुधारना है। गौर करो, किसको सुधारना है, ट्राइबल लोगों को। पर ट्राइबल लोगों के तो अपने लॉज, अपनी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो उनसे उन्हीं के तरीके को सीखते हुए प्लस उसके साथ साइंस को ऐड करते हुए उनको हमें क्या करना है, स्वस्थ रखना है यहाँ पे। तो क्या लिखा गया है देखिए, कहता है गुजरात पहला ऐसा राज्य बनेगा इंडिया के अंदर जो लार्ज स्केल ट्राइबल फोकस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, मतलब हर ट्राइबल व्यक्ति का एक डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उनकी बीमारियाँ, उनको कैसे क्योर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें की जाएगी। तो कहता है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ऑफिशियली डेजिग्नेट करा है ईयर ऑफ 2025 एज अ ट्राइबल प्राइड डे। और किसकी 150th एनिवर्सरी को, भगवान बिरसा मुंडा, याद करो बिरसा मुंडा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है उलगुलन मूवमेंट, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो कहता है एम क्या है इसका बेटा, कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है किसके अंदर, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एंडोगेमस मैरिजेस होती हैं और फिर एंडोगेमस मतलब परिवार के अंदर ही शादियाँ हो रही हैं, तो जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी बिल्कुल ही कम बची हुई है, ठीक है। मतलब जो वो एक होता है ना शार्प बच्चे, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सेक्शन। और अगला वाला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, अगला वाला सेक्शन आता है आपके पास इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल को यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। आइए, इंटरनेशनल के अंदर पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आती है वो ये है कि स्वीडन पहली ऐसी कंट्री बन चुका है वर्ल्ड के अंदर जो कि टोटली कैशलेस हो चुका है। गौर करना, जो किसे प्रमोट करने जा रहा है, कैशलेस सोसाइटी को प्रमोट करने जा रहा है, ये आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कहता है यहाँ पे डिजिटल पेमेंट ने फिजिकल करेंसी को क्या कर दिया है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। कहता है 2012 में जैसे हमारे पास यूपीआई आया था, वैसे ही वहाँ पे स्विच करके क्या आया था, एक अपने पास मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन आया था जो लोगों के बैंक अकाउंट से क्या था यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन से क्या कर सकते थे, पैसे का लेन देन कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही करने वाली ये पहली कंट्री यहाँ पर बन गया है। आगे कहता है जो मतलब इनकी अगर जीडीपी देखी जाए तो 99% लोग ऐसे हैं जो कैशलेस मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 1% ही वो लोग रह गए होंगे जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे पैसों वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। स्वीडन कहाँ पर आता है, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर आता है, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। और प्लस इसकी कैपिटल की बात की जाए तो स्टॉकहोम इसकी कैपिटल हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे, अगला आता है कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है उसको अपग्रेड किया गया है, उसको गुड टैग दिया गया है, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। तो एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए कहता है कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर, सिक्किम में, उसको रेट किया गया है किसके अंदर, तो उसको रेट किया गया है किसके अंदर, गुड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, ठीक है। तो क्या किया गया है इसके अंदर देखते हैं। कहता है इसका
इसका 4th एडिशन चल रहा था किसका, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक का, जो कि इंडिया की ओनली नेचुरल हेरिटेज साइट है जिसको इस प्रकार का रिकॉग्निशन दिया गया। तो ये रिकॉग्निशन कहाँ पर चल रहा था, अबू धाबी के अंदर, ये आपने याद रखना है। कहता है लेटेस्ट एडिशन बताता है कि 271 नेचुरल और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 231 नेचुरल साइट्स हैं, 40 मिक्स्ड हैं और 115 कंट्रीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, IUCN जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है 4 जो रिपोर्ट हाईलाइट मतलब रिपोर्ट जो है वो 4 चीज़ों को हाईलाइट कर रही है। क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, उसके बाद टूरिज़्म आ जाएगा, स्पीसीज़ का इनवेसिव होना, और उसके बाद रोड डेवलपमेंट एज द की थ्रेट टू साउथ एशियाज बायोडाइवर्सिटी क्लासीफाइंग साइट्स एज। ठीक है, मतलब कि ये सब थ्रेट बनेगा आने वाले टाइम पर किसके लिए, साउथ एशिया के लिए। कहता है गुड विद सम कंसर्न, सिग्निफिकेंट कंसर्न और क्रिटिकल, ये उसके क्या आ गया आपके पास, ये क्राइटेरिया आ गया, इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो कहता है काजीरंगा असम, नंदा देवी और वैली ऑफ नेशनल फ्लावर उत्तराखंड, उसके बाद है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, इनको गुड विद सम कंसर्न के अंदर डाला गया, मतलब इनमें सुधार की ज़रूरत है अभी भी, और अभी भी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं जो ये सुधार सकते हैं। उसके अलावा अगर हम गौर करें, उसके अलावा बोला गया आपके पास यहाँ पे वेस्टर्न घाट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद आता है आपके पास सुंदरबन, इनको सिग्निफिकेंट कंसर्न के अंदर डाला गया है। तो मतलब अभी भी कोई भी क्रिटिकल वाली कंडीशन के अंदर ऐड नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, और IUCN की बात करते हैं तो IUCN कब बना था, 5 अक्टूबर 1948 को, और इसके हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड पे हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ नोट कर लेंगे। चलिए अगला, इंडिया और इक्वाडोर। अब इक्वाडोर कहाँ पर आता है, तो आप याद रखेंगे अमेरिका की तरफ ही आता है, मतलब अमेरिका में, साउथ अमेरिका में यह आता है, और इसकी जो करेंसी है, सॉरी कैपिटल है, वो आती है आपके पास क्यूटो। तो ये आ गई इसकी कैपिटल। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडिया और इक्वाडोर ने MOU साइन करा है डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोलने का। कहाँ पर, क्यूटो इक्वाडोर में, जो कि किसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल आती है। उसके अलावा यूनियन MOS और उनके जो काउंटर पार्ट थे उन्होंने इनॉग्रेट करा है एम्बेसी ऑफ इंडिया को, कहाँ पर, इक्वाडोर में। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, बस इतना सा आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडेविया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने होस्ट करा है किसे यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, लेट द इंडियन डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे कहाँ पर, 2nd वर्ल्ड, याद रखेंगे, समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। कहाँ पर हुआ है ये, स्टेट ऑफ कतर, और जो कि कैपिटल है किसकी, दोहा की। 3 दिनों तक ये समिट चली है वहाँ पर, और इसे चेयरमैनशिप किसकी थी यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की, जो कि अमीर ऑफ द स्टेट ऑफ कतर हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो बेटा सोशल समिट है तो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के बारे में ही बात की गई होगी, जैसे कि लिखा हुआ है पॉवर्टी को ख़त्म करना, अच्छे काम करना, डिस्क्रिमिनेशन को कम करना और सोशल सिक्योरिटीज़ को बढ़ाना, और इंसान के जो ह्यूमन बेसिक राइट्स हैं उनको वहाँ पर उनको प्रोवाइड करना। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है आपके पास, ये सब इस मीटिंग के अंदर कवर किया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसी को नाम दिया गया है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बांग्लादेश ने ज्वाइन कर लिया यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। गौर करना, UN का एक वाटर कन्वेंशन प्रोग्राम भी है। देखिए क्या लिखा है, कहता है बांग्लादेश पहली साउथ एशियन कंट्री बनेगा और 56th ग्लोबली कंट्री बनेगा जिसने वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, क्यों ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटर की वल्नरेबिलिटी। कहाँ पर, बांग्लादेश में पानी को लेकर प्रॉब्लम है। दूसरा क्लाइमेट चेंज जो हमारे पास हो रहा है वो ये भी यहाँ पर जूझ रहे हैं। उसके साथ साथ डेजर्टिफिकेशन वहाँ पर बढ़ रहा है, और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, यहाँ पर रिवर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसी कारण इसने क्या करा है, यहाँ पर इस वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स को। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारी गंगा रिवर है, ठीक है, जो हमारी गंगा रिवर है और जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये दोनों कहाँ पर जाती हैं, ये दोनों बांग्लादेश जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा
अलावा ताकि पानी का सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके, वाटर रिसोर्सेज को संभाला जा सके, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कहता है ये जो कन्वेंशन है ये पहली बार कहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, तो आप याद रखेंगे हेलसिंकी फिनलैंड के अंदर 1992 के अंदर, पर ये ऑफिशियली कब से काम कर रहा है, 1996 से काम कर रहा है। तो शुरू में तो ये क्या कर रहा था, नेगोशिएट करता था रीजनल फ्रेमवर्क यूरोपियन रीजन के अंदर, पर धीरे धीरे करके इसने 2016 में और भी मेंबर नेशंस को खोला और भी कंट्रीज़ को इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। ठीक है, और याद रखेंगे इंडिया इस UN वाटर कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया इसका पार्ट यहाँ पर कवर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला वाला ये आता है आपके पास बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी आएगी आपके पास ढाका, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश, दैट इज़ 4096.7 किलोमीटर, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है बायलेटरल हज एग्रीमेंट, कहाँ पर हुआ है, सऊदी अरेबिया में, किसके लिए, अगली हज के लिए जो 2026 में होगी, जिसमें कितने पिलग्रिम जाने वाले हैं, तो 175025 ये यहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो किसके साथ हुआ है ये, तो तवावीफ बिन फजान अल रबिया जो मिनिस्टर ऑफ हज और उमारा हैं, कहाँ के, सऊदी अरेबिया के। ठीक है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं है। चलिए अगला वाला, यूनेस्को ने पहली बार अडॉप्ट करा है वर्ल्ड का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क न्यूरो टेक्नोलॉजी को। गौर करो, कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम कुछ बात कर रहे होते हैं और हमारा फ़ोन उसी चीज़ को क्या करने लग जाता है, शो करने लग जाता है। ठीक है, ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, तो गौर करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है यूनेस्को ने अडॉप्ट करा है इस रिकमेंडेशन को 43rd जर्नल कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पर हो रही थी, पेरिस फ्रांस में, और कहता है ये जो फ्रेमवर्क है ये इफेक्टिव होगा कब से, 12 नवंबर 2025 से। पर्पस क्या रहेगा इसका, कि जो न्यूरो टेक्नोलॉजी है उसको सोसाइटल बेनिफिट के लिए यूज़ करना और उससे ह्यूमन राइट्स को बचाना। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा बच्चे कि न्यूरो टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो ईजी भाषा में समझते हैं। देखिए कहता है ये वह मतलब न्यूरो टेक्नोलॉजी में वो सारी टेक्नोलॉजी आ जाती हैं जो डेवलप की गई हैं, किसको समझने के लिए, हमारे ब्रेन को समझने के लिए। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी के अंदर वो सारी डेवलपमेंट आ जाती हैं, मतलब ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं जो किसको समझ रही हैं, हमारे ब्रेन को समझ रही हैं। जैसे ब्रेन के प्रोसेस को विजुअलाइज करना, हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ब्रेन को कंट्रोल करना, उसको रिपेयर करना, उसकी फंक्शनिंग को क्या करना, इम्प्रूव करना। ठीक है, उसके अलावा इन्हीं टेक्निक की मदद से रिसर्चर को पता चल पाता है कि हमारी ब्रेन का कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और कौन सा ऐसा एरिया है जो डीएक्टिवेट है, और जो डीएक्टिवेट है वो क्यों काम नहीं कर रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन सब को समझने के लिए एक साइंस कह सकते हैं आप इसे, जिसे हम कहते हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या कहता है यहाँ पे, डेटा प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड डिफाइन न्यूरल डेटा एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन, इस माध्यम से किया जाएगा ये। उसके बाद है ओवर 100 गाइडलाइंस कवर पर्सनल राइट, मेडिकल एप्लीकेशन, स्पेक्युलेटिव सिनेरियोज, पोटेंशियल मिसयूज, जैसे मतलब धीरे धीरे करके इंसानों के दिमाग में जो चलता है। न्यूरो टेक्नोलॉजी सेक्टर के इस प्रोजेक्टेड टू एक्सीड $, कितना चला जाएगा, 30 बिलियन बाय 2030। तो कहता है यूनेस्को एम टू एलिमिनेट द वाइल्ड बेस्ट सिनेरियो, जो कि मेंटल प्रिवेरेसी, हमें मैन्युपुलेट करने का काम करता है और इनइक्वालिटी को हमारे सामने लेकर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वाला इसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या आता है, द्रौपदी मुर्मू, ये कहाँ पर गई हैं, अंगोला। अब पहला क्वेश्चन, अंगोला कहाँ पर आता है, तो अंगोला एक अफ्रीकन नेशन है। गौर करना, कौन सा नेशन है, अफ्रीकन नेशन है। और वहाँ की जो कहते हैं प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या करा था, इनवाइट करा था, उन्हीं से मिलने ये वहाँ पर गई हुई हैं। तो उनका नाम क्या है, जाओ एमानुएल। बेटा बहुत खतरनाक नाम है, आप इसे पढ़ लेंगे इसके साथ का। कहता है द विजिट मार्क्स द 40th एनिवर्सरी थी हमारी और अंगोला की रिलेशनशिप की, जिनकी स्थापना 1985 में हुई थी, और अंगोला का 50th इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ पर चल रहा था। ये वहाँ पर जाती हैं, उनको एड्रेस करती हैं, और ये फर्स्ट इंडियन हेड है जो उनकी नेशनल असेंबली को हेड कर रही हैं। ठीक है, MOU साइन किए गए फिशरीज़ को लेकर, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर, डेयरिंग को लेकर, मतलब दूध वाले को
लेकर। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में। उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर फाइनलाइज करा है किसको, $20 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू अंगोला। मतलब क्रेडिट मतलब पैसा दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, सीधी सी बात है, ताकि क्या किया जा सके, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं करके जाना है, इतना याद रखना है। ठीक है, अगला आता है टीवी रिपोर्ट आ गई है अपने पास। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है उससे रिलेटेड न्यूज़ आती है। कहता है WHO ने ग्लोबल, अब ये नेशनल नहीं है याद रखना, ग्लोबल है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट को पेश करा है। कहता है ये रिपोर्ट कहती है इंडिया का जो TB इंसिडेंस रेट है, न्यू केसेस एमर्जिंग ईच ईयर, हर साल बढ़ रहे हैं, डिक्लाइंड बाय 21% फ्रॉम 237 पर लाख पॉपुलेशन से लेकर अब कितने हो चुके हैं, 187 पर लाख पॉपुलेशन, जो कि अब घटता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहता है डिस्पाइट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल रिडक्शन इन TB इंसिडेंस, इंडिया अभी तक जो है वो अपने एम्स पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, मतलब अपने एम को अचीव अभी तक नहीं कर पाया है, जो गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2025 ऑफ 77 केसेस पर लाख पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, कहता है WHO की रिपोर्ट बताती है कि ट्यूबरक्लोसिस वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसके अंदर 1.2 मिलियन डेथ्स देखी जाती हैं। और कहता है कितने लोगों को इफेक्ट करती है ये, 10.7 मिलियन पीपल्स को ये इफेक्ट करती है। कहता है ग्लोबल TB इंसिडेंस रेट फेल बाय कितना हो चुका है, 1.7% 2024 के कंपैरेटिव। ठीक है, 23 के कंपैरेटिव। आगे ये रिपोर्ट फर्दर ये भी बताती है कि 8 कंट्रीज़ अकाउंट करती है 67% ऑफ ग्लोबल TB केसेस, जिसमें इंडिया, उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कॉन्गो आ जाएगा और बांग्लादेश देखने को मिलता है। रिपोर्ट रिवील करती है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन रजिस्टर्ड हाईएस्ट रेट ऑफ TB केसेस, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा और किस किस के बारे में ये आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये इसमें याद रखने वाला नहीं है। चलिए अगला कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ पर गए थे, भूटान। और भूटान की हम जब भी बात करते हैं, भूटान की राजधानी का नाम क्या आ जाता है, थिम्पू। आप सबको पता है भूटान की राजधानी का नाम आता है थिम्पू, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कहता है 2 दिन का विजिट था उनका, वहाँ पर किससे मिलने गए थे, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, किंग ऑफ भूटान। वहाँ पर जाकर उन्होंने 1020 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ओपन करा है। किस रिवर के ऊपर, तो पुनात शंगचू रिवर के ऊपर, याद रखेंगे आप। और ये बायलिटरल कॉपरेशन है हमारा और किसका, हाइड्रो पावर को लेकर, हमारा और भूटान का। इसके साथ साथ इंडियन फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी यहाँ पर की बात की गई है। उसके अलावा देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बात हुई है। उसके अलावा हेल्थ और मेडिसिन को लेकर भी किया गया है, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको इसके अंदर कवर किया गया है। ठीक है, तो बस याद रखना है हमें कहाँ कहाँ पर किन चीज़ों में किया गया है। ठीक है, अगला कहता है इसके अलावा एक MOU और साइन हुआ है पेमा सेक्रेटरीट भूटान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज इंडिया, ताकि दोनों इंस्टीट्यूशन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और लोकल मेंटल हेल्थ कोर्स को भी यहाँ पर ठीक कर सकें। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद का अगला आता है इंडिया और नेपाल ने साइन करा है LOE, जिसे लेटर ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ताकि रेल कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, कहता है एक अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे, तो कहता है द प्रोटोकॉल इनेबल्स डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी रहेगी कहाँ पर, जोगबानी इंडिया में आ जाएगा और विराटनगर कहाँ पर आ जाएगा, नेपाल, ताकि कंटेनर और बल्क कार्गो सब कुछ यहाँ से ट्रेड चलता रहे। ठीक है, कहता है allowing seamless transport from the ports of West Bengal, विशाखापट्टनम to the Nepal custom yard in मोरंग डिस्ट्रिक्ट विराटनगर। ठीक है, उसके अलावा ये जो लिबरलाइजेशन है ये और आगे ट्रेड कॉरिडोर्स को ओपन करेगी। कोलकाता जोगबानी, कोलकाता नौतवा सनौली, विशाखापट्टनम नौतवा जो आ जाएगा, ताकि मल्टी मोड ट्रेड कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है आपके पास, साइंस और टेक वाला। देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडियन नेवी ने कमीशन कराए, कमीशन का मतलब होता है ऐड कराए, तो ऐड कराए किसको, INS इक्षक को। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडियन नेवी ने कमीशन करा है इंडियन नेवल शिप इक्षक को, जो कि 3rd
इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वे वेसल है, याद रखेंगे। और कहाँ पर लाया गया इसे, तो साउदर्न नेवल कमांड है वहाँ पर, कोची केरला में। इस सेरेमनी को कौन प्रिसाइड कर रहे थे, DK त्रिपाठी, जो कि चीफ भी हैं किसके, नेवी के। इक्षक पहला आप देखेंगे यहाँ पर पहला क्या जाता है अपने पास, सर्वे वेसल आ जाता है, जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और इसे बनाया किसने, GRSE। आप बहुत दिनों से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन और स्पीड इसकी यहाँ पर देखने को मिलती है। सर्वे वेसल है तो वहाँ पे चेकअप करने का काम, सर्वे करने का काम ज़्यादा करेगा, ठीक है। अगला आता है, इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट करा है 500 किलोमीटर क्वांटम बेस्ड नेटवर्क को, ठीक है। देखो बेटा, क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपने सुना होगा, उसी के साथ ये टर्म आपके पास क्या आती है, वो आपके पास यहाँ पर आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, बेंगलुरु बेस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, जिसका नाम है QNU लैब प्राइवेट लिमिटेड ने। कौन सपोर्ट कर रहा है इसे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक, ये इसे यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और आगे कहता है अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करा है किसे, क्वांटम क्यू डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पर आपको गौर करना है, किसके बारे में, कहता है यहाँ पर कि जो टेस्ट बेड फाइबर नेटवर्क लाया जाएगा, उसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा कैपेबल किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि हैकिंग वगैरह ना हो सके, वर्चुअली सेफ इंक्रिप्शन होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर लाने की बात की गई है। तो सीधी सी बात है, क्वांटम फिजिक्स जो क्वांटम मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं, अगला वाला सेक्शन क्या कहता है, इसे कवर कर लेते हैं। अगला आता है अवार्ड्स वाला सेक्शन। चलिए, कहता है हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट आई है 2025 की। ये 12वां एडिशन है किसका, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी कौन होते हैं बेटा, जो लोग दान पुण्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। कहता है किसने रिलीज़ करा है, एडल गिव फाउंडेशन ने, याद रखेंगे। और कहता है इन विच शिव नाडार and his family retained the title of India's most generous donor for the fourth time in the 5 years, ठीक है। शिव नाडर जो है फाउंडर चेयरमैन है HCL टेक्नोलॉजीज़ के, इन्होंने इतना पैसा यहाँ पर डोनेट करा है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। मुकेश अंबानी और जो फैमिली है वो सेकंड रैंक करता है यहाँ पे, उसके बाद बजाज वाले आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। कहता है थ्रेशहोल्ड फॉर एंटरिंग द टॉप 10 फिलैंथ्रोपिस्ट हैज़ मोर देन डबल्ड, इतना यहाँ पर बढ़ चुका है, ये बताया गया है, ठीक है। कहता है कुमार मंगलम बिरला और फैमिली रैंक्ड 4th, याद रखना है आपने। और वहाँ बजाज फैमिली आती है आपके पास 3rd रैंक पे। उसके बाद है गौतम अडानी फैमिली 5th में आती है। और एजुकेशन सबसे मोस्ट फेवर कॉज रहा है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें की गई हैं। उसके बाद हेल्थ केयर में डोनेशन दी गई है। अगला आता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। क्या बोला गया इसके अंदर, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है हेरिटेज फूड लिमिटेड एक इंडिया की प्राइवेट सेक्टर डेयरी एंटरप्राइज है, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहाँ पे दिया गया, तो लंदन ग्लोबल कन्वेंशन चल रहा था कॉरपोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी लंदन में, ठीक है। कहता है HFL अमंग द 11 नेशनल विनर्स और डिस्टिंग्विश हेरिटेज फूड लिमिटेड, जिनको इस प्रकार का ऑनर दिया गया है। N भुवनेश्वरी वाइस चेयरपर्सन और MD हैं इसके, इन्होंने इस अवार्ड को यहाँ पर लिया है। 1991 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड को बनाया गया था। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस और लीडरशिप और कॉरपोरेट गवर्नेंस होती है, और साथ ही साथ जो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ये अलग अलग कैटेगरी में मिलता है, जैसे एक्सेलेंस आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस आ जाएगा, कॉरपोरेट गवर्नेंस आ जाएगा, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, इंटरपोल मेडल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ये किसे मिला है, जनरल शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर किंगडम ऑफ बहरीन, इन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, फ्रॉम द मेजर जर्नल। क्या नाम था, अहमद नसीर अल रियासी प्रेसिडेंट, इन्होंने ये अवार्ड इसको दिया है। कहता है ये प्रेजेंट किया गया मिडल ईस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर चल रही थी, मनामा बहरीन में चल रही थी। कहता है यहाँ पर क्योंकि इनको क्यों दिया गया अवार्ड, इंटरनेशनल कॉपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए और
जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उन्हें कम करने के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहता है ये मेडल को प्रेजेंट किसने करा, हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर वगैरह ने, ठीक है। चलिए अगला आता है डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड। बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये हमारे लिए। ये अवार्ड किसने दिया है, तो आप याद रखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट है। किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। इन्होंने भारत रत्न, कौन थे ये, 2019 में भूपेन हजारिका को क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है। भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड 2025 दिए हैं किसको, 6 रेसिपिएंट्स को। कहाँ पर, सेरेमनी कहाँ पर हुई है, गुवाहाटी असम में। इसे किसने ऑर्गेनाइज करा था, तो एनजीओ शरद पुणे ने। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इस अवार्ड की स्थापना 2012 में की गई थी और ये उन लोगों को दिया जाता है जो नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल हार्मनी और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। अवार्डीज कौन कौन है, तो यशी दौर्जे तोंगची अरुणाचल प्रदेश से एक ऑथर हैं, स्टोरी टेलर हैं। लाइशरम मेमा मणिपुर से, जो कि स्कॉलर और कल्चरल प्रमोटर हैं। रजनी बासु मत्रे फ्रॉम असम, जो कि एक्टर और फिल्म मेकर हैं। LR साइलो, जो कि कौन है, मिजोरम के एक राइटर और ट्रांसलेटर भी हैं। उसके बाद है डॉक्टर सूर्या कांता हजारिका, असम से, कल्चरल हिस्टोरियन है, स्कॉलर हैं। प्रोफेसर डेविड R स्मेहली, ये कहाँ से आते हैं, मेघालय से, हिस्टोरियन है और UPSC चेयरपर्सन भी रहे हैं। ईच रेसिपिएंट को कितना मिला है यहाँ पर पैसा, तो 51,000। एक सिटेशन भी मिला और ट्रेडिशनल जो असम की गमसो एक सिंबल होता है वो यहाँ पे दिया गया। और डॉक्टर भूपेन हजारिका को बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, ठीक है। ये एक लेजेंडरी इंडियन सिंगर भी थे, कंपोज़र भी थे, पोएट भी थे और फिल्म मेकर भी रहे हैं। कहाँ से, असम से। इन्हें ऑनर दिया गया, इन्हें भारत रत्न दिया गया था मरने के बाद, याद रखना। पोस्टमसली का मतलब होता है मरने के बाद, ठीक है। चलिए अगला वाला आता है डेटन पीस प्राइज़। सलमान रुश्दी को ये दिया गया है अवार्ड और याद रखना ये किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर की फील्ड में। कहता है इंडियन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर, इनको ये अवार्ड दिया गया है विद द एम्बेसडर रिचार्ड C हॉलब्रुक डिस्टिंग्विश अचीवमेंट अवार्ड, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं। ये कहाँ पर दिया गया है, डेटन में दिया गया, USA में। 2025 के विनर्स फिक्शन इन चीज़ों में यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये इनकी बुक्स वगैरह आ जाती हैं। अगला आता है बुकर प्राइज़। अब बुकर प्राइज़ को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस फील्ड में ये दिया जा रहा है। कहता है बुकर प्राइज़ की स्थापना 1969 में की गई थी और बुकर प्राइज़ को कौन प्रेजेंट करता है, तो बुकर प्राइज़ फाउंडेशन इसे पेश करता है। कहता है बुकर प्राइज़ एनुअली दिया जाता है। ऑनर होता है ये बेस्ट ओरिजिनल और फुल लेंथ वर्क फिक्शन रिटन इन इंग्लिश और पब्लिश भी किस में होगा, UK में होगा, ठीक है। पहले विनर कौन थे इसके, न्यूबे, ये तो चलो हो जाएगा। कहता है अब देखिए यहाँ पर, अब कहता है इस बार का अवार्ड किसे मिला है, तो गौर करते हैं। इस बार का अवार्ड मिला है हंगरी के, अगर हम गौर करें यहाँ पे, हंगरी के हंगरेरियन ब्रिटिश ऑथर आते हैं डेविड सजाले और उनकी बुक का नाम आता है या उनकी नोवेल का नाम आता है फ्लैश में एक्चुअली में उन्होंने एक हंगरी का एक आदमी है जो कि बिल्कुल ही गरीब था और गरीब से वो किस तरीके से लंदन के एलाइट लोगों में ऐड हो गया, उसकी स्टोरी बताई हुई है। ये अवार्ड किसने दिया उन्हें, तो समंथा हार्वे को पिछले साल क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इसके साथ आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, गौर करेंगे। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आप सबको पता है, ये उन बीचेस को दिया जाता है जो कि साफ़ सुथरे या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ, जो अपने आप में साफ़ होते हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। जो कोवलम बीच है जो कि चेंगलापट्टू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आता है, इसने अपना जो टैग है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, उसको लगातार 5वें साल रिटेन करा है, ठीक है। रिटेन मतलब टैग उसी के पास है। गौर करो, हमने पिछले अभी करंट अफेयर में पढ़ा था कि महाराष्ट्र की 5 साइट ऐड हुई थी, पहले 13 थी, 13 5 कितने हो गए, 18। तो अब 18 ही हैं, अभी भी 18 ही हैं, पर 18 में से जो कोवलम वाला बीच है उसने क्या करा, यहाँ पर उसने इस टैग को फिर से क्या करा, यहाँ पे रिटेन करा है, ठीक है। तो कहता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल अवार्ड है। कौन देता है इसे, फी मतलब डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इसे प्रोवाइड करता
होता है। कितनी कैटेगरीज के अंदर, तो लिखा हुआ है बीचेस, मरीनाज और उसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज्म ऑपरेटर्स के फील्ड में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और फी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोपनहेगन। कोपनहेगन कहाँ पर आता है आपके पास, ये आता है आपके पास डेनमार्क में, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपके पास सारे के सारे बीचेस। या फोटो ले लेंगे इसकी या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे अपने पास बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है, अगला आता है रिपोर्ट, इंडेक्स और रैंकिंग। कहता है एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ फूड और एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2025, जो कि लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल, लोगों के पास जो ज़मीन है उसमें डिग्रेडेशन की बेटर यहाँ पर बताया गया है। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, FAO ने, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ये रिपोर्ट बताती है कि 1.7 बिलियन पीपल जो हैं वो जिस एरिया में रहते हैं वेयर क्रॉप यील्ड आर डिक्लाइनिंग, जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म होती जा रही है। किसकी वजह से, ह्यूमन के लैंड डिग्रेडेशन, इसकी चीज़ों की वजह से, ठीक है। ये ग्रोइंग थ्रेट है किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और नेचुरल इको सिस्टम के लिए। रिपोर्ट किसे कवर करती है, ईस्टर्न और साउदर्न एशिया को, जहाँ पर ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडिया में भी यही कारण है, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। कहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज करा है लैंड डिग्रेडेशन एक ग्लोबल चैलेंज है। कितनी कंट्री, विद ओवर 130 कंट्रीज प्लेजिंग, ताकि हम क्या करें यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को लेकर आएँ, और जो डेजर्टिफिकेशन है, जो आने वाले टाइम पे ज़मीन उपजाऊ ही नहीं रहेगी तो डेजर्ट बन जाएगी, उसे कम किया जा सके। ये रिपोर्ट बताती है कि एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी की ड्राइवर फॉर ग्लोबल डिफॉरेस्ट्रेशन, अकाउंटिंग 90% ऑफ फॉरेस्ट लॉस हो चुका है, ठीक है। और ग्लोबल क्रॉपलैंड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, यहाँ पे परमानेंट मीडोज ये सब भी क्या होते जा रहे हैं, डिक्लाइन, मतलब हम इंसानों ने जो जानवर की जगह थी उसको भी यहाँ पर ख़त्म करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगला कहता है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मुंबई सबसे हैप्पीएस्ट सिटी के अंदर यहाँ पर काउंट की जा रही है, ठीक है। कहता है टाइम आउट एक यूके बेस्ड एक मीडिया और लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने पेश करा है सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 को, जिसमें मुंबई यहाँ पर टॉप कर रहा है। बीजिंग और शंघाई चाइना के सेकेंड और थर्ड रैंक पे हैं। उसके बाद है चियांग मई थाईलैंड और हनोई इन वियतनाम, ये फोर्थ और फिफ्थ रैंक कर रहे हैं। सियोल और टोक्यो वाले जो हैं ये अनहैप्पी लिस्ट के अंदर या लोअर अनहैप्पी लिस्ट के अंदर आते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए कि वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी आती है, तो वो अबू धाबी आ जाएगी। और सेकंड प्लेस पे कौन सी आ जाएगी, मेडलिन इन कोलंबिया। उसके बाद है केप टाउन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है, स्पोर्ट्स को भी देख लेते हैं। आइए, पहली न्यूज़ कहती है स्पोर्ट्स की आपके पास कि हॉकी इंडिया जो है उसने सैनिटरी सेलिब्रेशन करा है। हॉकी इंडिया आपको पता है एक बॉडी है अपने पास, और इसने क्या करा है यहाँ पर सैनिटरी का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे 100 साल अपने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 100 साल कैसे हो गए, 1925 से लेके 2025 तक के लिए, ठीक है। तो क्या कहता है, कवर करते हैं। कहता है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर भी हैं और स्पोर्ट्स भी, इन्होंने हॉकी इंडिया के सेलिब्रेशन के 100 साल यहाँ पर बताए हैं। और कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है, तो आप याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये इवेंट को मेमोरेट करता है 100 साल किसके, हॉकी के, क्योंकि इंडिया जो हॉकी है, इंडिया की जो हॉकी है, ठीक है, उसकी जो अपीयरेंस है वो पहली बार कब हुई थी, 1925 में। थीम क्या है इसकी, 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी, इंडिया का गेम। और हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कब होने वाला है, नवंबर-दिसंबर 10 2025 में। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि हॉकी के लिए हमें कभी वर्ल्ड कप मिला है, ठीक है, और मिला है तो कब मिला है, ठीक है। ये बताया हुआ है मैंने आपको पहले भी किसी करंट अफेयर में, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद की याद में हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला, इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर, अगर आपको याद होगा इनसे पहले कौन थे, तो अगर आपको याद है तो इनसे पहले थे आपके पास यहाँ पे इलम पार्थी AR, याद करो, जो अभी 90th थे वो कौन से थे, वो थे इलम पार्थी
इलम पार्थी ए बी, ठीक है। इलम पार्थी आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे ए आर, और ये कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं चेन्नई से। ये क्या बने थे अभी अभी, ये 90th ग्रैंड मास्टर बने थे और अब 91st बने हैं। आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि किस तरीके से क्राइटेरिया बढ़ता है। तो देखो क्या लिखा है, कहता है यहाँ पर आपके पास ये जो टाइटल है ये कौन देता है, फाइड देता है। फाइड मतलब इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन बॉडी है वो देती है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है ग्रैंड मास्टर, फिर आता है इंटरनेशनल मास्टर, फिर आता है फाइड मास्टर और फिर आता है कैंडिडेट मास्टर, ठीक है। तो जितनी आपकी ELO रेटिंग होगी उसके बेसिस पे ही आपको ये टैग दिया जाता है, ठीक है। पर अगर ग्रैंड मास्टर बनना है तो कितना टैग चाहिए, मतलब कितनी ELO रेटिंग चाहिए होती है, 2500 प्लस चाहिए होती है, 2500 से ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अगर हम गौर करें पहले भारतीय कौन हुए ग्रैंड मास्टर, मतलब तो आप याद रखेंगे विश्वनाथ आनंद, और फीमेल में किसका नाम आएगा, कोनेरू हम्पी का नाम आएगा। और अब 91st कौन बने हैं, राहुल VS, चेन्नई तमिलनाडु से। और कैसे बने ये, जब इन्होंने 6th एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप करी, कहाँ पर, इन द फिलीपींस, और उसके बाद इनकी रेटिंग यहाँ पर बढ़ भी गई और ये फिर ग्रैंड मास्टर के लिए क्वालिफाई हो गए, ठीक है। चलिए अगला आता है फर्स्ट इंडियन पैरा आर्चर जिनको एबल बॉडीड, गौर करना, एबल बॉडीड नेशनल टीम के अंदर ऐड किया गया है। आप सबको पता है शीतल देवी के बारे में, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर से। ये पहली इंडियन पैरा एथलीट है जिनको इस टीम के अंदर यहाँ पर डाला गया है, जो कि कहाँ पर आती है, सोनीपत हरियाणा में। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कंपाउंड वुमेन्स टीम कैटेगरी के अंदर एशिया कप आर्चरी 2025 का कौन सा वाला स्टेज 3 के अंदर, जो कि कहाँ पर होगा, जिद्दाह सऊदी अरेबिया में। सिलेक्शन ट्रायल किसने कंडक्ट करने हैं, तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस बॉडी ने। टॉप 3 आर्चर्स कौन कौन आगे, तो तेजल राजेंद्र साल्वे महाराष्ट्र, वैदेही हीरा चंद्र जाधव महाराष्ट्र, और शीतल देवी कहाँ से आती हैं, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। चलिए अगला आता है UAE होस्ट करेगा 2026 का एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, और ये कहाँ पर होगा, खुरफकान UAE में। और एक वीरेंद्र सचदेव करके प्रेसिडेंट हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला आता है यूनिवर्सिटी गेम्स आने वाली हैं जिनका नाम आएगा खेलो इंडिया। यूनिवर्सिटी गेम्स आने वाली हैं, इसी के लिए इनका जो है वो पूरा का पूरा आप ऐसा कह सकते हैं पूरा वो आ चुका है, मतलब मास्कट लोगो वगैरह सब आ चुका है। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने कोलैबोरेट कर रहा है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ताकि अनवेल किया जाए लोगो, मास्कट, टॉर्च, जर्सी, इन सब चीज़ों को, ठीक है। कब से कब तक होंगे ये गेम्स, 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में ये देखे जाएंगे। कितने एथलीट होंगे, 7500, 200 यूनिवर्सिटी से और 24 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन होंगे वहाँ पे, ठीक है। गौर करो इसके अंदर कुछ नए गेम्स भी ऐड किए गए हैं, बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, उसके बाद आएगा कैनोइंग, ठीक है। लोगो क्या है, हवा महल, रणथंबोर फोर्ट, सैंड ड्यून्स, विंडमिल, पिंक कलर पैलेट, और जो कि ट्रिब्यूट है किसके लिए, जयपुर पिंक सिटी के लिए। और मास्कट आ जाएगा खम्मा घड़ी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अभी होंगे तो इसी के साथ फिर हमारे पास न्यूज़ेस चलती रहेंगी, ठीक है। अगला सेक्शन आता है मिलिट्री और एक्सरसाइज। याद करिए क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं, क्वाड वो 4 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, जापान, USA और कौन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन चारों की एक एक्सरसाइज है जिसे हम क्या कहते हैं, मालाबार। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, मालाबार एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पर हुई है ये, तो गुआम एक आइलैंड है अमेरिका में, वहाँ पर की गई है। 29th एडिशन था ये इसका, इन 4 कंट्रीज़ के बीच में। और ध्यान रखो ये जो क्वाड है इसे क्वाड्रिलेटरल इसी को सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी डायलॉग भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये किस एरिया के लिए है, तो आप याद रखेंगे जो इंडो पैसिफिक ओशन है
उसके लिए इन चारों देशों का एक ग्रुप है अपना, ठीक है, गौर रखेंगे। कहता है पहले तो ये जब मालाबार शुरू हुई थी तो इंडिया और यूएसए के बीच में 1992, जापान इसका मेंबर बना था 2015 में, ठीक है, याद रखना है आपने। और उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि परमानेंट इसका मेंबर बना था 2020 में, ठीक है। इसका 28वां एडिशन मालाबार का कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और वहाँ पे एक पॉइंट लिखा है बेटा कि ये 2 फेजेस में होगा। कौन कौन से होंगे वो 2 फेज? हार्बर और आ जाएगा तुम्हारे पास कौन सा? सी फेज। हार्बर का मतलब तो होता है बेटा जो किनारे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर पोर्ट्स वगैरह जहाँ पर होते हैं। और दूसरा कौन सा आता है? सी, पानी के अंदर भी, ठीक है, मतलब मिडल ऑफ द ओशन के अंदर भी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला आता है अब आपके पास कौन सा वाला करंट अफेयर? अगला आता है इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है मित्र शक्ति। कहाँ पर हुई है ये? तो आप याद रखेंगे बेलगावी। कहाँ पर आता है? कर्नाटका में, ठीक है, याद रखना है। इसका 10वां एडिशन कहाँ पर हुआ था? तो मदुरु ओया, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। और चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगला इंडिया और वियतनाम की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है विनबेक्स। कहाँ पर हुई है ये? हनोई। और हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। इसका जो पहला एडिशन है वो कहाँ पर हुआ था? जबलपुर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए उसके बाद है ब्रह्मशिरा। आपको याद होगा एक ट्राई सर्विसेज वो चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल, उसी के अंदर आएगी एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा, ठीक है, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए आपको बताया बैंकिंग वाला सेक्शन आपको सर करा देंगे। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जिसका नाम आता है डेज करके, ठीक है। आइए पहला आता है आपके पास नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, कैंसर से प्रिवेंट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके और लोगों को टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जा सके, ठीक है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी आती है? मैरी क्यूरी, जो कि फर्स्ट फीमेल भी बनती हैं, फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़। और ये 2 बार नोबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है, एक मिला है फिजिक्स में और एक मिला है इनको केमिस्ट्री में। और जो लेवेंडर कलर का रिबन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कैंसर अवेयरनेस डे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का। अगला वाला आता है आपके पास कौन सा वाला? अगला आता है अगला आता है आपके पास 137th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रमन, ठीक है। सीवी रमन ने फाउंड करा था किसे? रमन इफेक्ट को। और उन्होंने रमन इफेक्ट को फाउंड करा था 28 फरवरी 1928 को, ठीक है। इसीलिए हर साल 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं इस दिन? हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो गौर करते हैं, चंद्रशेखर वेंकटा रमन की 137th बर्थ एनिवर्सरी है, जिन्होंने स्टडी ऑफ लाइट स्कैटरिंग की यहाँ पर बात करी है। ये फर्स्ट इंडियन फिजिस्ट हैं जिन्हें क्या मिल चुका है बेटा? तो आप याद करेंगे यहाँ पर आप याद करेंगे इन्हें क्या मिल चुका है? इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है फिजिक्स की फील्ड में रमन इफेक्ट को फाउंड करने के लिए। इनका जन्म हुआ था तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। ये फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर भी थे किसके? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु, कर्नाटका में। और फिर उसके बाद फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी रहे हैं। रमन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कब इन्होंने फाउंड करा था। और उसके अलावा ये फर्स्ट रेसिपिएंट भी हैं बच्चे, ठीक है, याद रखना, फर्स्ट रेसिपिएंट भी हैं। और फर्स्ट रेसिपिएंट किसके हैं? तो आप याद रखेंगे भारत रत्न के। और कब मिला इन्हें? 1954 को। इनके साथ 2 लोग और हैं, एक नाम आएगा सी राजा गोपालचारी, ठीक है, राजा लिख लेना आप, गोपालचारी, और एस राधा कृष्णन, ठीक है, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं? टीचर डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को इकट्ठे ही मिला था। चलिए आगे आता है, अगला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। अब पहले रेडियोलॉजी को समझो, ठीक है, क्या लिखा है देखो। कहता है रेडियोलॉजी एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो कि एम्प्लॉय करती है इमेजिंग टेक्नोलॉजी को। इजी भाषा में समझते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी एक प्रकार के डॉक्टर ही होते हैं बेटा, मतलब वो डॉक्टर ही होते हैं। और रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI, पेट स्कैन, इन सब को स्कैन करते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को क्या करते हैं? रेडी करते हैं। तो उन्हीं का हम एक डे मनाते हैं जो कि कब आता है अपने पास? 8 नवंबर को, ठीक है। चलिए
आगे आता है अगला वाला, नेशनल लीगल सर्विस डे आता है। ये कब मनाते हैं? 9 नवंबर को, याद रखना है। और इसकी एक कमिटमेंट चलती है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। याद करो, मैंने आपको कई बार कराया ये वाला, पिछले किसी करंट अफेयर में करवाया था। नालसा एक्ट आया था, आप याद रखेंगे 1987 में। कब आया था? 1987 में। और ये बना कब था? 9 नवंबर 1995 को। ठीक है, किसका आइडिया? ये डॉक्टर जस्टिस AS आनंद का। और आर्टिकल 39A जो कि किसके अंदर आता है? DPSP के अंदर, वो किसके बारे में बात करता है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। किसके बारे में बात करता है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। और नालसा के चीफ कौन होते हैं? पैट्रन इन चीफ होते हैं, मतलब इसके जो CGI होंगे वही इसके क्या होंगे? पैट्रन इन चीफ होंगे। ठीक है, चलिए। अगला आता है वर्ल्ड साइंस डे। थीम पढ़ेंगे हम इसकी, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो एंड द साइंस वी नीड फॉर 2050। कब मनाते हैं? 10 नवंबर को। ठीक है, बस। चलिए अगला वाला, अगला आता है इम्यूनाइजेशन। आपको पता होगा एक प्रोग्राम चलाया था भारत सरकार ने जिसका नाम आया था UIP, मतलब जिसका फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। गौर करना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे लॉन्च किया गया था 87 में। 1987 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। 85 में किया गया था, हम सो सॉरी, 1985 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें 12 जो हैं वो बीमारियों के खिलाफ क्या लगते हैं? यहाँ पे टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ भारत सरकार ने एक और वो चलाया था जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष जो है वो कब आया था? तो आप याद रखेंगे 2014 में से इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि बच्चों को वो जो इंजेक्शंस लगते हैं, जो अर्ली इंजेक्शंस लगते हैं, वो यहाँ पर लग सकें। ठीक है, तो कहता है एक वीक भी मनाते हैं हम, कब से? 24 से लेके 30 अप्रैल के बीच में। थीम क्या चल रही है इसकी? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। और इसका एजेंडा है 2030 का। किसने लॉन्च करा है? WHO ने। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला आता है नेशनल एजुकेशन डे। कब मनाते हैं? 11 नवंबर। किसकी याद में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी आ जाती है ये हमारे पास। और इनका जन्म मक्का सऊदी अरेबिया में हुआ था, बाद में ये कैलकाटा वेस्ट बंगाल आ गए थे। ये 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1923 में भी और 1940 में भी। भारत की आज़ादी के बाद ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। और उसके अलावा इन्हें भारत रत्न दिया गया है। कब? 1992 में। ठीक है, चलिए अगला आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये हम 12 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के बाद जो रेफ्यूजीज़ एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे, मतलब कुछ लोग पाकिस्तान से इधर आ रहे थे और इधर के कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो जो लोग पाकिस्तान से आकर कुरुक्षेत्र हरियाणा में कैंप लगाकर वहाँ पे रुके थे, उनको एड्रेस करा था पहली बार। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर को, और कहाँ से किया था? ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी से। और आकाशवाणी कहाँ पर आता है? नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इंडिया का पहला ब्रॉडकास्ट रेडियो कब चला था? ठीक है, इंडिया का फर्स्ट ब्रॉडकास्ट रेडियो कब चला था? ठीक है, चलिए अगला वाला, निमोनिया डे। निमोनिया एक सीरियस लंग इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से होता है। इसकी थीम है चाइल्ड सर्वाइवल। और कौन इसे सेलिब्रेट करा रहा है? यूनिसेफ। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है काइंडनेस डे। कोई भारी बात नहीं है, आप इसे पढ़कर वाइंड अप कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है डायबिटीज़ डे। हम ये कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। थीम क्या है इसकी? डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। गौर करने वाली बात है, ब्लू सर्कल क्या है इसका? यूनिवर्सल सिंबल है डायबिटीज़ का। 14 नवंबर बर्थ एनिवर्सरी आती है किसकी? फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग की, जिन्होंने इंसुलिन को यहाँ पर डिस्कवर करा था। और इसके अलावा इनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम था जॉन जेम्स रिकार्ड मैक्लिडियो। ठीक है, इन्होंने भी क्या फाउंड करा है? इंसुलिन को फाउंड करा था। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको डाउट रहेगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।